अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, एक वक्त था कि जब दुनिया बांग्लादेश को एक मिसाल के तौर पर देखती थी। बात हो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की, गारमेंट्स इंडस्ट्री की कामयाबी की, या पद्मा ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के इनिशिएटिव की, बांग्लादेश ने पूरे साउथ एशिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी। सन 2010 के दौर के अंदर बांग्लादेश की ग्रोथ रेशियो को पूरी दुनिया एक मिरेकल कंसीडर करती थी। आज वही बांग्लादेश एक नए चौराहे पे खड़ा हुआ है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी के लिए अपने मामलाते जिंदगी को लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इस मुल्क की कामयाबी की कहानी को हिला के रख दिया है और अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना के बाद व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश अपनी कामयाबी की कहानी को वापस लिख पाएगा या इन चैलेंजेस की वजह से इट विल सीज टू एग्जिस्ट। आने वाले चंद महीने बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और इस वक्त के दौरान किए जाने वाले फैसले न सिर्फ इस मुल्क को बल्कि पूरे साउथ एशिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर को एक नई शेप दे देंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। तो चलिए बात करते हैं। शेख हसीना के दौर पे एक नजर दौड़ाई जाए तो 2009 के अंदर शेख हसीना दोबारा पावर में आई, मगर उस वक्त ये सिर्फ एक नई गवर्नमेंट का आना नहीं था बल्कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये एक नए दौर का आगाज था। उस वक्त साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश को एक अंडरडॉग कंसीडर किया जाता था। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इस इमेज को बदलने की कोशिश की। 2009 से 2019 तक बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ हर साल 6 से 8% रही, जो कि न सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसा कि पद्मा ब्रिज ने न सिर्फ कनेक्टिविटी में इजाफा किया बल्कि मुल्क की इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया और 2019 के अंदर पेंडेमिक से पहले बांग्लादेश की जीडीपी 8.15% थी और अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो कुछ मैट्रिक्स पर ये इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा थी। इसी दौरान गारमेंट इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की तरक्की के अंदर एक बैकबोन का किरदार अदा किया और बांग्लादेश को ग्लोबल मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। बांग्लादेश पूरी दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया और इस सेक्टर ने मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार भी मुहैया किया। लेकिन जितनी तेजी से बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी उतनी ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हसीना की गवर्नमेंट को मिलने लगी। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चंस होने लगे, अपोजिशन पार्टीज को सप्रेस करने के एक्यूजेशंस लगने लगे और इस पॉलिटिकल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से हसीना की गवर्नमेंट को ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का ठप्पा लगा दिया गया। उस वक्त बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का माहौल था कि जिसके अंदर हसीना के सपोर्टर्स बांग्लादेश की तरक्की की कहानी के अंदर हसीना को उस कहानी का हीरो लिखते, जबकि दूसरी तरफ क्रिटिक्स हसीना की बनाई हुई पॉलिसीज को अनसस्टेनेबल और डिवाइसिव समझते। अब इस पोलराइजेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी हुआ और लोग पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के अंदर तकसीम हो गए। रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल नैरेटिव्स को क्रिएट करने की भी कमी महसूस की। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश अभी भी सर्वाइव कर सकता है अगर रूलिंग गवर्नमेंट इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करे, जिनमें से पहले नंबर पे आती है बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पाना। अगर बांग्लादेश आज इस मोड़ पे खड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क में पाई जाने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। शेख हसीना के जाने के बाद दूसरी अपोजिशन पार्टी जैसा कि बीएनपी केयर टेकर गवर्नमेंट की डिमांड कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हसीना की गवर्नमेंट के मातहत कभी भी इलेक्शंस फेयर हो ही नहीं सकते और इसी मसले की वजह से ढाका और दूसरे बड़े शहरों के अंदर अब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लिए जा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के दरमियान जो क्लैशेस हैं वो आए दिन के मंजर बन चुके हैं और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की स्केप्टिसिज्म में इजाफा हो रहा है। वो फॉरेन इन्वेस्टर जो कि कभी बांग्लादेश के अंदर अपने ब्राइट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे, वो आज केयर टेकर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी की वजह से हेजिटेट होते हुए महसूस हो रहे हैं। अब किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है और अगर ये अनसर्टेनिटी बढ़ती गई तो बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर इसका बहुत गहरा असर हो सकता है। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पाना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एक वक्त था कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्टोरी वर्ल्ड मीडिया के हेडलाइंस में हुआ करती थी, मगर आज इंडिकेटर्स का कुछ और ही कहना है। इन्फ्लेशन रेट 9% से ज्यादा हो चुका है। पिछले एक साल के अंदर टाका की वैल्यू 20 से 30% तक डेप्रिशिएट हो चुकी है। 2023 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर कभी फॉरेक्स रिजर्व
40 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी, जो कि आज डिक्लाइन का शिकार होने के बाद 20.48 बिलियन डॉलर्स में खड़ा है। और रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि बांग्लादेश एक महीने के अंदर 1.3 बिलियन डॉलर्स रिजर्व के डिक्लाइन का शिकार है। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए डाइवर्सिटी को अचीव करना पड़ेगा। एक लंबे अरसे से बांग्लादेश की इकोनॉमी गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी वजह से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का 80% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ गारमेंट सेक्टर से आता है। बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर बांग्लादेश कि वो दूसरे सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर करे, क्योंकि ये डाइवर्सिटी बांग्लादेश की इकोनॉमी को न सिर्फ ज्यादा रेजिलिएंट बनाएगी बल्कि ये एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा मौके फराहम करेगी। अगर कुछ प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो पहले नंबर पे आती हैं आईटी सर्विसेज। आईटी एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश के अंदर एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर बन रहा है। 2023 के अंदर आईटी एक्सपोर्ट की प्रॉफिट 282.77 मिलियन तक पहुंच गई और यह भी कहा जाता है कि 2025 तक इस प्रॉफिट के डबल होने का पोटेंशियल भी ये सेक्टर रखता है। दूसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स। बांग्लादेश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन का सेक्टर इस वक्त 150 मुल्कों के अंदर अपनी एक्सपोर्ट भेज रहा है और ये सेक्टर इस कदर पोटेंशियल रखता है कि ये इस मुल्क के लिए अगला एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट करे तो इस सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश बाकी है। तीसरा सेक्टर है एग्रो प्रोसेसिंग। बांग्लादेश के अंदर एग्रीकल्चर आउटपुट काफी ज्यादा हाई है, लेकिन वैल्यू एडिशन की कमी की वजह से ये पोटेंशियल मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज नहीं हो पाता। लेकिन अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसा कि पैकेज्ड फूड्स, डेयरीज या फ्रोजन गुड्स को इनकरेज किया जाए तो इससे बांग्लादेश की देहाती इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तीसरी चीज है यूथ एम्पावरमेंट। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है कि जिसका सबसे बड़ा एसेट है उसकी नौजवान नस्ल। एक ऐसी पॉपुलेशन के जिसके अंदर दरमियानी उम्र तकरीबन 27 साल हो, उस पॉपुलेशन के पास ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल स्टेज पर बहुत कुछ अचीव करना पॉसिबल हो सकता है अगर उसकी यूथ को सही अंदाज में ट्रेन किया जाए। पहला तरीका कि जिसके जरिए बांग्लादेश अपने यूथ पोटेंशियल को अचीव कर सकती है वो है अपने एजुकेशनल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना। बांग्लादेश के अंदर तालीमी निज़ाम को मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के जदीद दौर के अंदर जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की डिमांड है, वहाँ पे बांग्लादेश के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अभी भी रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। दूसरा तरीका है इस नौजवान नस्ल के लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करना। बांग्लादेश के अंदर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसके अंदर हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं और जॉब मार्केट्स के अंदर एंटर करते हैं, बट लिमिटेड फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से नाकाम होकर बैठ जाते हैं। अब इस बात का खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो मुल्क है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, यानी इसकी टोटल पॉपुलेशन में से 3.16 मिलियन लोग फारिग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के अंदर अग्रेशन का लेवल क्या होगा? जब उनके पास कुछ काम ही नहीं होगा तो फिर वो प्रोटेस्ट में भी जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ अग्रेशन भी निकालेंगे और लड़ाई झगड़ों का भी हिस्सा बनेंगे। इसलिए एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूथ पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। तीसरा तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को इनकरेज करना। बांग्लादेश के अंदर स्टार्टअप्स इकोसिस्टम अभी इमर्जिंग फेज के अंदर है, इस वजह से इसके अंदर इमेंस पोटेंशियल पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन्स के जरिए और लो इंटरेस्ट क्रेडिट स्कीम्स के जरिए इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे तो बांग्लादेश के अंदर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और रोजगार के मौकों को मजीद बढ़ाया जा सकता है। चौथा फैक्टर है रिस्टोरिंग द पब्लिक ट्रस्ट। अब बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि आवाम का गवर्नमेंट के ऊपर यकीन ही नहीं, क्योंकि आवाम के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर होने वाले इलेक्शंस कभी भी फेयर नहीं होते। पिछले चंद के इलेक्शंस, खास तौर पे 2018 में होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की फेयरनेस के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए। अपोजिशन पार्टी का ये कहना था कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा धांधली करके और वोट सप्रेशन के जरिए इस इलेक्शन को जीती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और बाइस्ड होने का इल्जाम था। अब इन तमाम तर इल्जामात ने इस इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्रोमाइज कर दिया कि जिससे आवाम का ट्रस्ट शटर होकर रह गया। अब बांग्लादेश के लिए कामयाबी की राह पे गामजन होने के लिए आवाम और गवर्नमेंट का सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मुल्क अपनी आवाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इस वजह से बांग्लादेश की आवाम के एतमाद को बहाल करना सिर्फ एक इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये उस मुल्क की डेमोक्रेसी की बुनियादी इंटीग्रिटी का सवाल है। अब बांग्लादेश के अंदर आवाम के एतमाद को बहाल करने का जो पहला स्टेप है वो है बांग्लादेश के अंदर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का करवाना, यानी जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को आज़ाद रखना पड़ेगा हर किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, ताकि वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। दोस्तों, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास अभी भी एक मौका है
कि वो अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को रिवाइव कर सकता है और अपने लिए नए स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकता है। अगर बांग्लादेश ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को अचीव कर लिया तो ये मुल्क पूरे साउथ एशिया के अंदर एक मॉडल कंट्री के तौर पर उभर के सामने आ सकता है। आपके मुताबिक बांग्लादेश का कौन सा कदम सबसे पहला और ज़रूरी होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।